साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों कल के वीडियो में हम लोग पीजीटी का स्टेट का क्वेश्चन देख लिए, टीजीटी का भी देख लिए पिछले वीडियो में। दोस्तों आगे भी बहुत सारा टारगेट है मेरा आपके एग्ज़ाम के पहले, मैं तमाम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। बीपीएससी का जो TRE 1 में भी पीजीटी का जो हुआ था और TRE 2 में टीजीटी पीजीटी दोनों का जो हुआ था, उस प्रश्न को भी बहुत जल्द आपके समक्ष एग्जाम के पहले या स्टेट एग्जाम के पहले मैं सॉल्व करा दूंगा। वैसे स्टेट के बाद बीपीएससी है, दोनों को टारगेट करके मैं चल रहा हूँ और आपके सिलेबस के हिसाब से मैं कंटेंट अपने तरफ से जो भी मुझे बेटर लग रहा है, जो आपके एग्ज़ाम उपयोगी है, उसको हिला रहा हूँ। ठीक है, और भी आपके एग्ज़ाम के पहले मैं लगभग 2-2.5 हज़ार क्वेश्चनों का आपका प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा तमाम बोर्डों का। ठीक है, तो जो भी मतलब कि सिलेबस से हो क्वेश्चन, देखिए कहीं से भी हो कोई भी हो क्वेश्चन जो सिलेबस कवर कर रहा हो उसको करने से ये फ़ायदा होगा कि उसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रहेगा। बाय द वे दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में किसी तरह का आपको डाउट लगे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में फ्लो में मतलब कि मुझसे मिस्टेक हो सकता है, तो उसको आप लोग दिल पे ना लेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं उसको ज़रूर देखूंगा और आपके हर कमेंट का स्वागत है मेरे पास, और उसको संशोधन करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हम सबको एक साथ मिल करके सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है, संगीत का आधार ध्वनि है। तो क्वेश्चन आ जाता है तो कि संगीत का आधार क्या है, तो आंसर हम लोग का ध्वनि हो जाएगा। ये देख रहे होंगे जो स्क्रीन पे, मैं राग परिचय के चारों भागों का निचोड़ और उसके साथ ही टॉपिक वाइज और भी तमाम पुस्तकों को एक साथ मिला करके उनसे जो कंटेंट निकला है वो आपको दे रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि आपके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सके। उसके लिए बस आपसे मैं यही चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट शेयर वगैरह सब कुछ किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संगीत उपयोगी ध्वनि को क्या कहते हैं? संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि ध्वनि की उत्पत्ति किस चीज़ से होती है, तो ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। नाद के 3 लक्षण है, जिसे नाद की ऊंचाई नीचाई, जिसे अल्टीट्यूड बोलते हैं अंग्रेजी में, नाद की छोटा बड़ापन मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, नाद की जाति या गुण या टिम्बर कहते हैं। ठीक है, कुछ दोस्तों ये इस पे बोलेंगे कि मतलब उसको पीच भी बोलते हैं ऊंचाई नीचाई को, तो जी हाँ बिल्कुल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको तारता बोलते हैं, तारता को पीच भी कहते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बेटर देने की प्रयास करता हूँ। बाय द वे किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर ध्यान दिलवा देंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु की आंदोलन संख्या मुख्यतः 4 भौतिक गुणों पर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी वस्तु की आंदोलन संख्या मुख्यतः कितने भौतिक गुणों पर डिपेंड करती है, तो उसका आंसर 4 हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं? आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मानव कान कम से कम 16 और अधिक से अधिक 38,000 आवृत्तियों को सुन सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, लेकिन संगीत के स्वर कम से कम 50 और अधिक से अधिक 4,000 आवृत्ति प्रति सेकंड तक होते हैं। इनसे ऊपर और नीचे के स्वर सांगीतिक नहीं होते हैं। ठीक है, ये माना जाता है। दोस्तों कभी किसी किसी बुक में आपका जैसे ये 16 है, 20 भी मिलता है। ठीक है, 20 मिलता है, और ये 4,000 तो अधिकतम सांगीतिक ध्वनि तो होता ही है। लेकिन ये कंटेंट जो है ये मैं राग परिचय से निकाला हूँ। संगीत के स्वर कम से कम 50 और अधिक से अधिक 4,000 आवृत्ति प्रति सेकंड तक होते हैं, लेकिन इनसे ऊपर और नीचे के जो स्वर होते हैं ये सांगीतिक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सघनता जितनी घनी होती है ध्वनि उतनी तीव्र होती है और नाद उतना बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए अगला पॉइंट है, तार की कंप विस्तार दुगुनी होने से तीव्रता चौगुनी हो जाती है। कंप विस्तार जो है, ठीक है, वो दुगुनी होने से तीव्रता जो चौगुनी होती है। जैसे कि ये कंप विस्तार है, ठीक है, अगर इसको हम दुगुनी करेंगे तो इसका जो तीव्रता होगा ये चौगुनी होगा, यही बोल रहा है। ठीक है, जहाँ से कान ध्वनि की तीव्रता का अनुभव करने लगता है उसे श्रुति देहली यानी कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। जहाँ से जो हमारा कान है ध्वनि की तीव्रता को अनुभव और महसूस करने लगता है उसको क्या बोलते हैं? श्रुति देहली, और उसको अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। आइए अगला पॉइंट है, कोहल, पार्श्वदेव, मतंग आदि ने एक सप्तक के अंतर्गत 66 श्रुतियाँ मानी। 66 श्रुतियाँ कैसे मानी दोस्तों? तो तीनों सप्तकों का 22-22 मिला करके उन्होंने टोटल को लेकर के 66 मानी संगीत के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने योग्य है। ठीक है, भरत ने 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए बीड़ा पर जो प्रयोग किया उसे सारणा चतुष्टयी कहा गया। ठीक
ठीक है। 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए बीड़ा पे जो प्रयोग किया गया वो भरत के द्वारा किया गया, उसे क्या बोले, वो सरना चतुष्टयी बोले। और इसी सरना चतुष्टयी के अंतर्गत 22 श्रुतियों का हमें ज्ञात हुआ। पहली सरना में तो हमें प्रमाण श्रुति प्राप्त हुई, ठीक है। दूसरे सरना में 4 श्रुति प्राप्त हुई। उसके बाद में तीसरे सरना में 6 श्रुति प्राप्त हुई। और आपको बता दें अंतिम सरना में 12 श्रुति प्राप्त हुई। इस तरह से हमें 22 श्रुति के साथ एक प्रमाण श्रुति का भी ज्ञात हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत के ध्रुव बीड़ा को अचल बीड़ा और द्वितीय को अध्रुव बीड़ा को, भारत के ध्रुव बीड़ा को यानी कि ध्रुव बीड़ा और अध्रुव बीड़ा लिए थे, 2 बीड़ा लिए थे सारणा करने के लिए, उसको ही अचल बीड़ा और चल बीड़ा का संज्ञा दिया गया। तो ध्रुव बीड़ा को अचल बीड़ा कहा गया और अध्रुव को चल बीड़ा कहा गया। ध्यान रखेंगे, ध्रुव को अचल बीड़ा कहा गया था। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सारंगदेव ने भी अपने संगीत रत्नाकर में सारणा के लिए बीड़ा में 22 तार बांधे हैं। सारंगदेव ने भी अपने संगीत रत्नाकर में सारणा के लिए कितने तार बांधे, 22 तार बांधे हैं। एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी जाती है। सारंगदेव ने विकृत स्वर 12 माने हैं, ठीक है। टोटल उन्होंने 19 स्वर माने, जिसमें विकृत स्वर 12 माने हैं। सारंगदेव के समय में मूर्छना का, ये एक पॉइंट है हम लोग का, सारंगदेव के समय में मूर्छना का अर्थ बदल जाने से, अर्थात सभी मूर्छनाएं मध्य सप्तक में खिसकने के कारण विकृत स्वरों की संख्या में वृद्धि हुई, ठीक है। मतलब कि जो मूर्छना का अर्थ बदल जाने से, यानी कि सभी स्वर अपने मध्य सप्तक में खिसकने के कारण, यानी कि इधर उधर खिसकने के कारण उन्होंने प्रत्येक को विकृत स्वर में वृद्धि मान लिया था। यही इनका पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, बीड़ा के तार पर स्वरों का स्थान निश्चित करने वाले प्रथम विद्वान पंडित अहोबल हुए। बीड़ा के तार पर स्वरों का जो स्थान सबसे पहले निश्चित कौन किए, तो पंडित अहोबल किए। दोस्तों एक कंसेप्ट देख रहे होंगे इस वीडियो में, ये जो सीरीज चल रहा था, हालांकि अब लास्ट की तरफ है, मुझे लगता है कि इस सीरीज का ये जो कंसेप्ट वाला तमाम पुस्तकों का जो मैं निचोड़ एक दे रहा हूँ, इस मतलब एक वीडियो से आपको लगभग 100 क्वेश्चन कम से कम टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस है, इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं राग परिचय के चारों भागों का आधार बनाते हुए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और भी पुस्तकों को इसमें सम्मानित करते हुए, ये सीरीज मैं आपका एग्जाम के पहले क्या है लग रहा है 2 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में केवल क्वेश्चन अभ्यास हम लोग का चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट जरूर करिए, और आपको मैं शानदार कंटेंट उसके बाद मैं पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सापा तो अचल स्वर माने जाते हैं, परंतु रामामात्य और सोमनाथ ने इन्हें चल स्वर भी माना है, चल स्वरूप भी माना है। देखिए हम लोग सुनते आ रहे हैं कि संगीत में सा और प 2 एक ऐसे स्वर हैं जिसको अचल मानते हैं, लेकिन जो एक रामामात्य और सोमनाथ जो 2 विद्वान हुए, इन्होंने सा और प को भी अचल माना है। अचल का मतलब उनका भी विकृत उन्होंने मान लिया है। तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर मैं अभी बोल दिया रहता कि सा और प को भी अचल मानते हैं तो कुछ दोस्तों का कमेंट भी आ जाता नेगेटिव। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि संगीत के तमाम पुस्तकों में अलग अलग कंटेंट कभी कभी मिल जाते हैं, तो मतभेद पैदा हो जाता है, ठीक है। हालांकि कोई भी टीचर हो अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करता है, लेकिन संगीत हम लोग का एक ऐसा विषय है जो अलग अलग बुकों में अलग अलग कंटेंट के कारण थोड़ा बहुत मतलब बहुत रेयर में ही होता है, थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोग एक साथ जोड़ते हुए समझते हुए हम लोग जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, जो बोर्ड मानता है, उसको ध्यान में रख करके चलेंगे। हालांकि बोर्ड ये सा और प को अचल के लिए कभी नहीं पूछेगा, ये बस कंसेप्ट है समझ जानकारी के लिए। तो ये ध्यान में रखेंगे कि रामामात्य और सोमनाथ ने इन्हें चल स्वरूप का रूप माना है। चूँकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बस हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। रामामात्य और सोमनाथ ने चल स्वरूप सा और प का माना था, परंतु वर्तमान में हम सा प को अचल ही मानेंगे, ठीक है। पटना के मोहम्मद रजा कृत नगमाते हस्फी में बिलावल को सूत थाट काफ़ी माना। पटना के जो मोहम्मद रजा थे उन्होंने नगमाते हस्फी ग्रंथ का रचना किया और उसमें बिलावल को सूत थाट मान लिया था सर्वप्रथम, ठीक है। अगला पॉइंट है, दक्षिण संगीत पद्धति में कनकांगी को सूथाट मानते हैं। भारत का देखिए एक मिनट, जो भारत में 2 पार्ट में जो संगीत की है, एक दक्षिणी और एक उत्तरी, तो दक्षिण संगीत में जैसे हम लोग का बिलावल होता है उस तरह से कनकांगी को मानते हैं वो लोग दक्षिण भारत में सूथाट। अगला पॉइंट है, भारत का संगीत सिद्धांत पुस्तक। भारत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के रचयिता आचार्य KCD बृहस्पति हैं। यानी कि भारत का संगीत सिद्धांत
ये जो पुस्तक का नाम है भारत के संगीत सिद्धांत, ये एक पुस्तक है। उसके रचयिता कौन है? आचार्य केसी बृहस्पति। ठीक है। भारत ने कुल 18 जातियाँ मानी, जिसमें 11 विकृत हैं। 18 जातियों में 11 विकृत मानी है। ठीक है। अगला पॉइंट है सारंगदेव ने जाति के 13 लक्षण माने। दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे। भारत ने जाति के 10 लक्षण माने। ये सब पॉइंट पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ और कंसेप्ट के साथ मैं चल रहा हूँ। दोस्तों आप विश्वास रखेंगे, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे एक एक कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आप रेगुलर है, सारे वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक वीडियो को बार बार देख रहे हैं, तो इतना विश्वास रखिए आपका एग्ज़ाम बहुत बेटर होने वाला है। मेरे तरफ से यही प्रयास किया गया है। तो ग्राम राग वर्गीकरण की संख्या कितनी मानी गई है? ग्राम राग वर्गीकरण सारंगदेव के अनुसार ये 30 मानी गई है। ठीक है। ग्राम राग का सर्वप्रथम उल्लेख मतंकृत विदेशी में हुआ है। ग्राम राग का सर्वप्रथम उल्लेख मतंकृत विदेशी में हुआ है। इतना ध्यान रखिए कि सारे विद्वानों ने ग्राम राग, ये मतलब कि राग वर्गीकरण जो हुआ है ये आपके संगीत रत्नाकर में 30 ही उसमें मानी गई है ग्राम राग को। ठीक है। ग्राम राग का सर्वप्रथम उल्लेख मतंकृत विदेशी में हुआ है, यानी कि ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख मतंकृत विदेशी में हुआ है, ग्राम का भी और राग का भी। ग्राम रागों के 5 प्रकार हैं: शुद्ध, भीन, गौड़, बेसरा और साधारणा। इनकी अपनी अपनी अलग है। इन्हें गीति भी कहते हैं, मतलब इसको कुछ लोग गीति भी बोलते हैं। ठीक है। इन्हीं ग्राम राग के जो 5 प्रकार हैं, ग्राम राग के जो 5 प्रकार होते हैं, शुद्धा, भीना, गौड़ा, बेसरा और साधारणा, इनको कुछ लोग गीति बोलते हैं। इन्हीं 5 गीतियों के आधार पर ही ग्राम राग माने गए। इन्हीं गीतियों के आधार पर ग्राम राग माने गए हैं। दोस्तों किसी विद्वान ने 7 गीति भी माना है। ठीक है। वो कौन विद्वान थे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हालांकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या आपको याद है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शुद्ध गीति में वक्रता रहित तथा मधुर स्वर प्रयोग किए जाते हैं। शुद्ध गीति में वक्रता रहित, यानी कि वक्रता रहित का मतलब बिना वक्रता का, तथा मधुर स्वर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगला जो कंटेंट है इस सीरीज का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जा रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और जल्द ही मैं सबको समाप्त करके आपको लगातार क्वेश्चन अभ्यास करा ही रहा हूँ, और भी एग्ज़ाम के पहले तमाम क्वेश्चन का अभ्यास करा दूंगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।